अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेयारी उर्दू में आप तमाम नाज़रीन का दिली खैर मक़दम है। नाज़रीन, आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे बेवज़नी से अहम मारूज़ी सवाल व जवाब को। आपके निसाब में शामिल हिस्सा अफ़साना में 2 अफ़साने थे, जिसमें से पहला था आपा और दूसरा बेवज़नी। बेवज़नी के हवाले से इससे कबल की वीडियो में क़िरत हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, वज़ाहती वीडियो को, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे अफ़साना बेवज़नी के हवाले से अहम मारूज़ी सवाल व जवाब को, जो कि आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के बाद अफ़साने का जो हिस्सा है वो मुकम्मल हो जाएगा। अफ़साना आपा और अफ़साना बेवज़नी। आपा के हवाले से आपने वज़ाहत को देखा, मारूज़ी सवाल को देखा, तफसीली सवाल को देखा, और बेवज़नी के हवाले से वज़ाहती वीडियो। उसके बाद आज जो है हम लोग MCQs जो है, ऑब्जेक्टिव सवाल जो है, मारूज़ी सवाल व जवाब को देखेंगे। उसके बाद जो है इस पे तफसीली सवाल नहीं बनाया जाएगा। यहाँ से अफ़साने का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप जो है अफ़साने के हिस्से से इन तमाम वीडियोज़ को ज़रूर देखें, 10 नंबर आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग एक सरसरी निगाह डालते हैं। हम लोगों ने हिस्सा नस्र को मुकम्मल किया है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हिस्सा नज़्म को मुकम्मल किया। नज़्म में जो है रुबाई भी शामिल है और कसीदा भी, तो हम लोगों ने उसको हल किया। गज़ल के हिस्से को हम लोगों ने स्किप कर दिया है। उसके बाद हिस्सा ड्रामा जो है वो भी हम लोगों ने मुकम्मल किया। हिस्सा अफ़साना आज जो है मुकम्मल हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास और 2 हिस्से बच रहे हैं, हिस्सा तहरीक और हिस्सा कवायद। तो हम लोग अगली वीडियो में जो इसके बाद डालेंगे, हम अपलोड करेंगे, उसमें हिस्सा तहरीक के हवाले से बात की जाएगी, और उसके बाद कवायद, और फिर ख़त्म हो जाएगा, आपका ये निसाब मुकम्मल हो जाएगा। तो नाज़रीन, इन तमाम वीडियोस को, जो कि इन तमाम हिस्सों पर मबनी है, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। आपको इधर उधर कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी गाइड को देखने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम हिस्सों के हवाले से जो वीडियोस बनाए गए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो मेरा मानना है इंशाअल्लाह आप इम्तियाज़ी नंबरात ज़रूर हासिल कर पाएंगे। इससे आपका वक्त भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे। खामखा के किस हिस्से से ज़्यादा देखिए, अगर सवाल बनाना चाहूँ तो सैकड़ों सवाल बना सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी इम्तिहान की तैयारी करते तो बेजा चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी, क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आप परेशान मत होइए, इन हिस्सों को देखिए, इंशाल्लाह आप इम्तियाज़ी नंबरात हासिल कर पाएंगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से जल्द इस्तेफादा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग अफ़साना बेवज़नी के हवाले से नहायत अहम मारूज़ी सवाल व जवाब को। पहला सवाल, अफ़साना बेवज़नी किसकी तख्लीक है? तो अफ़साना बेवज़नी ज़फ़र ओगानवी की तख्लीक है। इसको ओगानवी पढ़ना है, ओ के साथ, जैसे ओगानवी की तख्लीक है। सवाल, अफ़साना बेवज़नी का रावी कौन है? आप रावी के बारे में जानते हैं कि जो अफ़साने को बयान करता है उसको रावी कहते हैं। तो अफ़साना बेवज़नी का रावी खुद अफ़साना निगार यानी ज़फ़र ओगानवी है, ठीक है। इसको इस तरह आप लिखेंगे। उसके बाद अगला सवाल है कि अफ़साना बेवज़नी में रावी की बीवी को किस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है? अगर सवाल इस तरह हो कि अफ़साना बेवज़नी में अफ़साना निगार की बीवी को, तो चूँकि रावी अफ़साना निगार खुद है तो लफ्ज़ों से आप गुमराह नहीं होइएगा, कन्फ्यूज़न में नहीं आइएगा। तो इसे दफन किया जाता है गोबरा कब्रिस्तान में, ठीक है। अफ़साना बेवज़नी में रावी की बीवी को गोबरा कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। अगला सवाल है, अफ़साना बेवज़नी में रावी के बेटे का नाम क्या है? तो अफ़साना बेवज़नी में रावी के बेटे का नाम हामिद है। अगला सवाल, अफ़साना बेवज़नी में रावी की बहू या हामिद की बीवी का नाम क्या है? यानी कि अगर सवाल ये पूछे कि अफ़साना बेवज़नी में रावी की बहू का नाम क्या है, तो आपको लिखना है अफ़साना बेवज़नी में रावी की बहू का नाम सादिया है। अगर पूछे कि अफ़साना बेवज़नी में हामिद की बीवी का नाम क्या है, तो आपको लिखना हामिद की बीवी का नाम सादिया है। तो दोनों एतबार से, चूँकि एक लड़की 2 रिश्तों में है, इसलिए दोनों एतबार से सवाल आ सकता है, तो आपको इस तरह याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला सवाल है कि अफ़साना बेवज़नी में रावी और उसकी बीवी की इज़दिवाजी ज़िंदगी कितने साल पर मुहित है? ठीक है, कितने साल की थी यहाँ पे है। तो
इज़्दिवाजी के मानी है शादीशुदा, ठीक है। तो अफसाना निगार और उसकी बीवी के दरमियान में जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो कितने साल पर मुहित थी, ये आप जानते हैं। तो अफसाना बेवज़नी में रावी और उसकी बीवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी 35 साल की थी, ठीक है ना। कितने साल की? 35 साल की थी। अगला सवाल, अफसाना बेवज़नी में रावी किस शायर की गज़ल को सुनता है, ठीक है। अफसाना बेवज़नी में रावी किस शायर की गज़ल को सुनता है? तो अफसाना बेवज़नी में रावी मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को सुनता है। और हाँ, वो शेर आप कमेंट कीजिए जिस शेर को वो सुन रहा होता है जिस वक्त उसकी बीवी टैप रिकॉर्डर को ऑफ कर देती है, ठीक है। उस शेर को आप कमेंट कीजिए, इससे पता चलेगा कि आपने इससे कब्ल की वीडियो को जो कि वजाहत पर मबनी है उसे आपने देखा है कि नहीं। उस शेर को आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए, रोक करके आप पहले उस शेर को लिखिए अगर आपको याद है तो। अगर आपको मिसरा याद है आप वो मत सोचिए कि गलत हो रहा है, आप लिख दीजिए, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आप देखें हैं। अगला सवाल, अफसाना बेवज़नी में रावी मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को किसकी आवाज़ में सुनता है, मतलब गुलकार कौन है? तो जो सिंगर है वो है अफसाना बेवज़नी में रावी मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को मेहदी हसन की आवाज़ में सुनता है। मेहदी हसन जो है बहुत बड़े गज़ल गो हैं, मतलब गाने के मामले में, लिखने के मामले में नहीं, तो उसकी आवाज़ में वो सुनते हैं। अगला सवाल, अफसाना बेवज़नी में शोहर बीवी ने एक दूसरे से क्या वादा किया था? तो अफसाना बेवज़नी में शोहर बीवी ने एक दूसरे के लिए पैगाम छोड़ने का वादा किया था। आपको पूरा जो वाक़या पता है कि कौन पहले मरेगा और अगर मरेगा तो उसके बाद दूसरा इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, इसके हवाले से अपनी पसंद नापसंद को रिकॉर्ड करना था, तो पैगाम छोड़ने का वादा किया था। बाकी आप तो जानते हैं कि क्या होता है आखिर में। अगला सवाल, अफसाना बेवज़नी में अफसाना निगार ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है? तो अफसाना बेवज़नी में अफसाना निगार ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि हर रिश्ते के दरमियान कुछ फासला ज़रूरी है। इसे मैं और वजाहत अभी नहीं करूँगा क्योंकि आप देख चुके हैं इससे कबल की वजाहती वीडियो में। तो असल मकसद क्या है कि हर रिश्ते के दरमियान में स्पेस का होना ज़रूरी है, कुछ इख्तिलाफ का होना ज़रूरी है, कुछ क्या बोलते हैं फासले का होना ज़रूरी है। अगला सवाल अब आ जाइए। अब तक हम लोग देख रहे थे अफसाने के हवाले से, अब हम लोग देखेंगे ज़फ़र ओगानवी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है। ज़फ़र ओगानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ज़फ़र ओगानवी की पैदाइश 1 जनवरी 1936 ईस्वी को भोपाल के सरोंज में हुई। कहाँ पे? भोपाल के सरोंज में। अगला सवाल, ज़फ़र ओगानवी का असल नाम क्या है? तो ज़फ़र ओगानवी का असल नाम सैयद मोहिउद्दीन है, याद रखिएगा, सैयद मोहिउद्दीन। अगला सवाल, अच्छा असल नाम की जगह अगर पूरा नाम भी आता है तब भी आपको वही लिखना है, सैयद मोहिउद्दीन, घबराना नहीं है। चलिए, ज़फ़र ओगानवी ने कब किस यूनिवर्सिटी से, कब और छूट गया है, कब और किस यूनिवर्सिटी से बीए किया? तो ज़फ़र ओगानवी ने 1961 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से बीए किया है उर्दू में, ठीक है। अब इनकी पूरी तालीम जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में है, बस आपको ये डेट याद रखना है कि 1961 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, ज़फ़र ओगानवी ने कब किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो उन्होंने 1963 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से ही जो है एमए उर्दू किया है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी वहीं से किया है। जैसे देखिए, ज़फ़र ओगानवी ने किस यूनिवर्सिटी से और किस मजमून या मौजू पर पीएचडी किया है? तो ज़फ़र ओगानवी ने पटना यूनिवर्सिटी से सफ़ीर बिलग्रामी हयात व कारनामे के मौजू पर पीएचडी किया है। तो अगर आप देखेंगे बीए एमए पीएचडी तीनों पटना यूनिवर्सिटी से है। और अगर आप साल याद रखेंगे तो 61, उसका 63 और ये 67। तो आपको ये सवाल ख़ास तौर से याद रखना है पीएचडी वाला, क्योंकि ये इससे कबल आ चुका है कि किस मौजू पर किया था ज़फ़र ओगानवी ने। तो आपको याद रखना है कि सफ़र बिलग्रामी हयात व कारनामे के मौजू पर पीएचडी किया था। अगला सवाल है, ज़फ़र ओगानवी के पीएचडी के निगरान यानी सुपरवाइज़र कौन थे? पीएचडी जब हम लोग करते हैं तो एक सुपरवाइज़र होता है जिसके अंडर में रह करके काम करना होता है। तो उसके सुपरवाइज़र थे जमील मजहरी। ज़फ़र ओगानवी के पीएचडी के निगरान सुपरवाइज़र, जो लफ्ज़ आएगा आपके इम्तिहान में, सुपरवाइज़र आए या निगरान आए या गाइड का लफ्ज़ भी आ सकता है, तो जमील मजहरी थे। अगला सवाल, ज़फ़र ओगानवी किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे? तो अगर इस सवाल को इस तरह लिखिए कि ज़फ़र ओगानवी किस यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस अंजाम दिए?
तो दोनों में से जो आएगा आपको उस तरह लिखना है। तो ज़फ़र ओगानवी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे शोबाए उर्दू में, ठीक है। अगला सवाल, ज़फ़र ओगानवी किस अदबी तहरीक या रुझान से वाबस्ता थे। अगर सवाल में आता है कि ज़फ़र ओगानवी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे तो आपको जवाब में तहरीक लिखना है, रुझान आए तो रुझान लिखना है, घबराना नहीं है। तो ज़फ़र ओगानवी जदीदियत नामी तहरीक से वाबस्ता थे, यानी जुड़े हुए थे। लफ्ज़ों को अक्सर एग्ज़ाम में बदल दिया जाता है तो उससे आप घबराइएगा नहीं। अगला सवाल, ज़फ़र ओगानवी के अफसाने किस नौइयत के हैं, यानी कि अफसाने के लिए कुछ नौइयत है कि वो किस अंदाज़ में लिख रहे हैं, उसमें क्या है मौज़ूई एतबार से, फ़नी एतबार से। तो इसके अफसाने जो है वो तजरीदी और अलामती नौइयत के हैं। ये बहुत डीप चीज़ है समझने में, जब आप अफसाना पढ़ेंगे तो समझेंगे। क्या है कि अलामती अफसाने वो हैं कि इसमें चीज़ अलामती अंदाज में बहुत कुछ को इन्होंने पेश किया, जिसमें आप देखिए यहाँ पे बेवज़नी में भी, ये भी एक अलामती अफसाना है, ठीक है। अगर ये सवाल आ जाए कि बेवज़नी किस नौइयत का अफसाना है तो आपको लिखना है अलामती अफसाना है, यानी कि इशारों में बातों को इस अंदाज में पेश कर दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मौसर होती है बात। तो इनके अफसाने तजरीदी है और अलामती। तजरीदी अफसाने समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहरहाल तो ये दो लफ्ज़ आप याद रखिए, तजरीदी और अलामती नौइयत के हैं, और बेवज़नी भी अलामती नौइयत का अफसाना है। अगला सवाल, ज़फ़र ओगानवी का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। तो पहले अफसानवी मजमुआ का नाम जो है वो है बीच का वर्क़। ये जो बीच का वर्क़ है ये इससे कबल इम्तिहान में आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। ज़फ़र ओगानवी का पहला अफसानवी मजमुआ बीच का वर्क़ है, ठीक है, बीच का वर्क़। ये 1977 ईस्वी में शाये हुआ था और इसमें कुल 11 अफसाने हैं। ये ब्रैकेट में, ये इजाफी है, आप याद रखना चाहे रख सकते हैं। अगला सवाल है, ज़फ़र ओगानवी को किस एवार्ड से नवाजा गया। तो ज़फ़र ओगानवी को अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलही आबादी एवार्ड से नवाजा गया, और ये अवार्ड बंगाल की हुकूमत ने दिया था। अगला सवाल, ज़फ़र ओगानवी की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो ज़फ़र ओगानवी की वफ़ात 21 जून 1996 ईस्वी को कलकत्ता में हुई। अगला सवाल देखिए, ज़फ़र ओगानवी को किस कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो ज़फ़र ओगानवी को गोबरा कब्रिस्तान में दफनाया गया, जैसा कि अफसाना बेवज़नी में वो अपनी बीबी को दफन करता है, उसी कब्रिस्तान में हकीकत में इसको दफनाया गया। ज़फ़र ओगानवी की वफ़ात किस मर्ज़ से हुई। ज़फ़र ओगानवी की वफ़ात कैंसर नामी मर्ज़ से हुई। तो नाज़रीन, ये आपने देखा अफसाना बेवज़नी के हवाले से चंद निहायत अहम मारूज़ी सवाल व जवाब। अब आपका हिस्सा अफसाना मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल 10 नंबरात इन दोनों अफसाने से हासिल कर पाएंगे। इन तमाम वीडियोज़ को देखिए। अब जो है हम लोग अगली वीडियो में तहरीक के हिस्से को शुरू करेंगे। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सके। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।